हाय दिस इज योगी एंड आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक रियल क्राइम केस वीडियो लेकर, जिससे आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में साइको लोगों की कुछ कमी नहीं है। और यह केस यूपी के बुलंदशहर का है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कुछ रोज की तरह नॉर्मल चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह सीन कुछ हॉरर मूवी से कम नहीं था। उन लोगों ने एक 30 साल की लड़की का वहाँ पर एक शव देखा। ये शव कहाँ से आया, किसका था? तो आइए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी ऑन अदनान एंड आसमा। आज से 3 साल पहले आसमा की सलीम के साथ नई नई शादी हुई थी। वे दोनों अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नगर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किलों में और दर दर भटकने के बाद सलीम और आसमा को रहने के लिए एक घर मिल जाता है। लेकिन इन्हीं की तरह वहाँ पर और भी बहुत से लोग रेंट पर रह रहे होते हैं उसी घर में। तो इससे यही पता चलता है कि सलीम की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और वह अपनी दिनचर्या चलाने के लिए एक लेबर की तरह होटल में वर्क करता था। सलीम रोज़ होटल के लिए निकलता और शाम को घर आता। ऐसा उसका डेली का दिनचर्या था। लेकिन उसी घर में और भी बहुत से लोग रहते थे और भी किराएदार रहते थे, लेकिन उन्हीं में से एक किराएदार अदनान था। अदनान अपनी बीवी के साथ सलीम और आसमा के रूम के जस्ट बगल वाले रूम में रहता था। अदनान की भी कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैंटेसी लाइफ जीता था। अदनान क्या करता है, कहाँ जाता है, कमाने के लिए वो क्या करता है, अपनी फैमिली चलाने के लिए वो क्या करता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। अदनान को मूवीज़ देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वह फिल्मी दुनिया में पूरा मगन रहता था। वह जो भी फिल्म देखता उसी एक्टर या उसी हीरो की तरह रिएक्ट करने लगता है, अपने आप को उसी हीरो से कंपेयर करने लगता। अब आप बोलोगे कि मूवीज़ का तो पूरा दुनिया फ़ैन है, पूरा इंडिया फ़ैन है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। कि अदनान जो था थोड़ा साइको था। आगे पूरा केस इसी फिल्मी दुनिया से रिलेटेड है। रोज़ की तरह सलीम अपनी ड्यूटी जाता और शाम को घर आता, लेकिन इसी बीच अदनान की आसमा पर निगाह पड़ती है और अदनान को आसमा से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। फिर अदनान आसमा से धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है और मज़े की बात तो ये है, आसमा को भी अदनान पसंद आने लगता है। वह एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद भी अदनान से प्यार करने लगती है और अपने पति के बारे में कुछ नहीं सोचती है कि वो कितना मेहनत करता है उसके लिए। और जबकि अदनान भी शादीशुदा था और दोनों अपने अपने पार्टनर से चीट करते हैं। वैसे अदनान जो था अपनी बीवी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो मानता ही नहीं था अपनी बीवी को इतना। और धीरे धीरे अदनान और आसमा की जो नज़दीकियाँ थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों में बहुत ही ज़्यादा अटूट प्रेम हो गया था। आसमा के पास कीपैड फ़ोन था जिसमें अदनान फ़ोन करता तो आवाज़ ठीक से नहीं आती थी, लेकिन अदनान ने आसमा को एक स्मार्टफ़ोन लेके दिया 10,000 रुपये का। मैंने आपको बताया था कि अदनान की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने आसमा को एक स्मार्टफ़ोन लेके दिया ताकि अच्छी तरीके से बात हो पाए। और ये इनका सिलसिला कुछ चलता रहा 2-3 महीने तक। लेकिन कुछ टाइम बाद सलीम को इस बात का एहसास हो गया, पता पड़ गई उसको कि अदनान और आसमा का चक्कर चल रहा है आपस में। सलीम को इस बात का पूरा एहसास हो गया था। इसी वजह से सलीम ने अपना घर चेंज कर दिया और दूसरे इलाके में जाकर वह शिफ्ट हो गया। लेकिन शिफ्ट होना कोई इनकी दूरियों का कारण नहीं बना, और बल्कि ये और ही ज़्यादा नज़दीक आ गए। सलीम रोज़ ड्यूटी जाता है एज़ यूजुअल, लेकिन ये उसी बीच दोनों मिला करते थे। अदनान ने एक ऐसी जगह चूज़ करी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, कब्रिस्तान। आपको पता है कि कब्रिस्तान में कौन जाएगा, ऐसी नॉर्मली कौन जाएगा घूमने। तो इन दोनों के मिलने मिलाने के लिए वह जगह एकदम परफेक्ट हुआ करती थी। सलीम रोज़ होटल जाता वर्क के लिए, एज ए लेबर वर्क करता था, और उसी बीच आसमा अदनान से कब्रिस्तान में जाकर मिला करती थी और भी बहुत सारे गिफ्ट देता था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसने अपनी बीवी के लिए ऐसा कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन वह आसमा के लिए महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता था और वहीं जाकर मिलते थे वो कब्रिस्तान में। उन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे उन दोनों के संबंध बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और वह अपने पार्टनर से चिड़चिड़ाने लगे,
बहसबाजी होने लगी। सलीम ने अपना पुराना घर यह सोच के छोड़ा था कि दोनों एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, नहीं देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन सलीम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत था, बल्कि उन दोनों का प्यार और ही ज़्यादा मजबूत हो गया। जैसे हमने बताया था कि अदनान एक फिल्मी वाला इंसान था, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करने लगा, बिहेव करने लगा और वो मिलने आने लगा उससे। आसमा भी अब सलीम को धीरे धीरे कम मानने लगी थी, और यह बात सलीम को भी पता लग चुकी थी कि आसमा और अदनान और भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। लेकिन सलीम को अदनान के बारे में पता था कि अदनान एक सही लड़का नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा संकी टाइप का इंसान है। अदनान एक साइको और फिल्मी दुनिया में डूबा रहने वाला इंसान था। यह बात आसमा को पता थी, यहाँ वह अनजान थी। लेकिन इन दोनों का प्यार जल्दी बिगड़ने वाला था। जैसा कि मैंने कहा था कि अदनान फिल्मी दुनिया में रहने वाला इंसान था, तो यहाँ अपनी बातें भी फिल्मी डायलॉग बोलकर करता था। लेकिन बहुत ही जल्द अदनान और आसमा का प्यार बिगड़ने वाला था। आसमा को अदनान का असली चेहरा दिखने वाला था। अदनान ने कई बार नोटिस करा, जब वह आसमा को बार बार कॉल करता तो आसमा या तो उसका फ़ोन उठाती नहीं थी या उसका नंबर बार बार बिजी जाता था, और अदनान को लगने लगा कि ये किसी और से बात करती है। अदनान को ऐसा लगता था जैसे आसमा ने उसके टाइम पर अपने हस्बैंड को चीट करा, यानी अपने हस्बैंड को छोड़कर उससे प्यार करा। अब उसी तरह वो किसी दूसरे से प्यार कर रही है, यानी कि वो अदनान को भी चीट कर रही है। अदनान ने अपने मन में ये सोचने लगा कि मैंने इसके ऊपर इतना खर्चा करा, महंगे महंगे गिफ्ट दिलाए, फ़ोन भी इसी को दिलाया, फिर भी ये मुझसे चीट कर रही है। और इन्हीं बातों को लेकर अदनान और आसमा के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और बहुत सी बातें हुई। फिर अदनान को ये लगता था कि उसने जो खर्चा करा है उसके ऊपर सारा सब कुछ बेकार है, और इन्हीं बातों को लेकर रोज़ दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती। और कभी उसका नंबर बिजी जाता था ना आसमा का, इस वजह से अदनान को ये पूरा डाउट हो गया, यानी कि पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि ये किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही है। इसी सब बातों से फ्रस्ट्रेट होकर अदनान ने ये एक बार सोच लिया कि अब आसमा से मुझे बदला लेना है या इसको सबक सिखाना है। 11 जून 2024 को अदनान ने आसमा को कॉल करी और उससे मिलने के लिए कहा। फिर सुबह सुबह आसमा बिना कुछ सोचे वहीं कब्रिस्तान में मिलने आ जाती है, जहां वो आए दिन मिला करते थे, या लड़ाइयों से पहले एक दूसरे से मिला करते थे और प्यार भरी बातें करा करते थे। और जैसे ही अदनान आसमा से मिलता है तो अदनान सबसे पहले आसमा से उसका फ़ोन छीनता है और वह चेक करने लगता है कि वो किस किस से बातें करती है। और अदनान जैसे ही फ़ोन चेक करता है, उसके फ़ोन में कॉल्स डिटेल देखता है, तो उसे कई अनजान नंबर दिखाई देते हैं, अदनान और सलीम के अलावा। तभी अदनान को गुस्सा आता है और अदनान सोचने लगता है कि उसने अपना सारा टाइम इसके ऊपर वेस्ट करा है, अपना मनी वेस्ट करी है और टाइम भी वेस्ट करा है, और बड़े बड़ा महंगा फ़ोन दिलाया उसे 10,000 का, वो भी एक तरीके से वेस्ट ही है। अदनान को गुस्सा आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने अंदर से, यानी कि जेब में से एक चाकू निकालता है और बिना आसमा की कुछ सफाई दिए, वो कुछ कहना चाहती थी, तभी उसका गला काट देता है चाकू से, और कुछ ही सेकंड में आसमा की लाइफ एंड हो जाती है। सुबह सुबह कब्रिस्तान में कोई आता जाता नहीं है, इसलिए आसमा की चीख किसी को भी सुनाई नहीं दी, और अदनान बहुत ही फिल्मी अंदाज में आसमा का या उसका मर्डर करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अदनान को क्या पता था ये रियल लाइफ है, ये फिल्मी दुनिया नहीं है जो हर काम इतनी आसानी से करके निकल जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। पूरा दिन आसमा की बॉडी कब्रिस्तान में पड़ी रही और किसी की नज़र कब्रिस्तान में, यानी आसमा की बॉडी पर नहीं पड़ी। फिर शाम के टाइम पर कुछ लोग कब्रिस्तान में टहलने गए या घूमने गए, तो उनकी नज़र आसमा पर पड़ी। आसमा की बॉडी पर, यानी कि गर्दन पर चाकू से वार किया गया था, लेकिन आसमा वहाँ से कुछ ही दूर, यानी कुछ दूर नहीं, थोड़ी दूर रहती थी, तो आसमा की बॉडी की किसी को पहचान नहीं थी कि ये कौन है और कहाँ से आई है। तभी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा, और कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई, और पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर केस है, और पुलिस उस बॉडी को ले जाती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। जब सलीम शाम को घर वापस आता है होटल से, तो वह अपनी बीवी को घर पर नहीं देखता है। वह अपने आसपास हर जगह अपनी वाइफ यानी आसमा को देखता है, और कहीं नहीं मिलने के बावजूद वह थोड़ा परेशान होता है। वह फिर आसमा को कॉल करता है,
लेकिन आसमा का नंबर तो बंद था। फिर जब नंबर नहीं मिला उसने बहुत कोशिश करी, अपने आसपास देखा, वेट करा, फिर वह हार खा के पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी वाइफ के लापता होने की उन्हें सारी जानकारी देता है। लेकिन जब जैसे ही वो अब उसकी बीवी का हुलिया पूछते हैं पुलिस वाले, जैसे वो हुलिया बताता है तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं थोड़े समझ जाते हैं, उन्हें शक होता है कि जो उनके पास डेड बॉडी आई है वो कहीं आसमा की तो नहीं, इसकी वाइफ की तो नहीं। तो वो उसकी पिक्चर्स दिखाते हैं सलीम को, तो सलीम उन्हें बता देता है कि हाँ वह यही है। फिर पुलिस सलीम से कुछ पूछताछ करती है और पूछती है कि उसके पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े तो नहीं थे किसी से। फिर सलीम मना कर देता है, लेकिन अदनान के बारे में कुछ बताता है, अदनान और आसमा के अफेयर के बारे में बताता है, पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तभी पुलिस को शक हो जाता है कि हाँ इस चीज़ का करा धरा या इस मर्डर का केस का सब कुछ अदनान से रिलेटेड है या उसका इसने ही करा है कुछ ना कुछ। तो पुलिस सीधे जाके अदनान को अरेस्ट कर लेती है और वहीं अदनान का वह नाइफ भी मिल जाता है जिससे उसने वह क्राइम करा था। तो पुलिस सीधा उसको अरेस्ट कर पुलिस थाने ले जाती है। और मज़े की बात तो ये, अदनान सीधा उस मर्डर को कबूल लेता है, उसे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं होता कि उसने ये क्या किया। और तो और वो फिल्मी डायलॉग बोलते हुए ये कहता है कि मोहब्बत में धोखा देने वालों के साथ में यही करता, और इसकी जगह अगर मेरा दोस्त भी अगर मुझे धोखा दे तो मैं उसके साथ भी यही करता। सब कुछ आप इस क्लिप में देख सकते हैं। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू। हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज़ से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया, अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया? और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। और इस क्लिप में ये धमकी देता हुआ भी दिखता है। जितने भी बदले ले में ना बंटवारे ले में मिस्त्री सिर्फ, अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। और इसी केस की वजह से, मर्डर की वजह से इसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की अदनान और आसमा की रियल क्राइम स्टोरी।